Hello listeners, how are you? I am supposing that you are all fit and fine. Let's start today's work. We are completing our chapter Natural Vegetation and Wildlife. भाई हम अपना चैप्टर जो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ जो है भाई वनस्पति एवं वन्य जीवन, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन वो पढ़ रहे हैं। और आज हम इसके जो बचा हुआ पार्ट है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो भाई हमने शुरुआत में जो लेसन किया था वो सलीमा की कहानी से शुरुआत किया था, जो कि भी हिमाचल में जा रही है घूमने के लिए। उसने अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ देखी वहाँ पे। उसके बाद जो हमारा डिस्कशन था वो था भाई हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस। देयर वर 3 टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस। फर्स्ट वर फॉरेस्ट, देन से ग्रास लैंड्स एंड देन श्रब्स। 3 तरह की वेजिटेशन वनस्पतियाँ हमने देखी। उसके बाद इन वनस्पतियों के प्रकार अलग अलग थे, जो कि फॉरेस्ट में अलग अलग कौन से प्रकार थे तरह। एक तो था ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन। उसके बाद हमने देखे भाई जिसके बारे में हम डिस्कशन किया भाई ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन थे, जो कि भारत में भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हमने देखे भी टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो शीतोष्ण कटिबंध के जो सदाहरित वन थे, उसके बारे में ये कहाँ मिलते हैं और ये किस तरह के हैं भाई हमारे मैप में भी हमने थोड़ा देखा। उसके बाद टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, इसके बारे में भी हमने देखा भाई। और उसके बाद हमने चेक किया भाई मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, भूमध्य सागर की वनस्पति थी, कहाँ मिलती है और किस तरह की थी। उसके बाद लास्ट में हमने चेक किया भाई कोनिफेरस फॉरेस्ट, कोणधारी वन, जिसे हम शंकुधारी वन भी कहते हैं, इसके बारे में। तो अब आज हम डिस्कस करेंगे भाई ग्रास लैंड्स, जो दूसरी तरह की जो हमारी वेजिटेशन थी, वनस्पति थी, वो थी ग्रास लैंड्स। चलिए देखते हैं भाई। ट्रॉपिकल ग्रास लैंड्स, उष्णकटिबंधीय घास के स्थान भाई, घास स्थल जिसे हम कहते हैं। तो अभी तक शायद आपको समझ में आ चुका होगा भाई ट्रॉपिकल क्या होते हैं और टेम्परेट क्या होते हैं। हम एक बार दोबारा से इसका रिवीजन कर लेते हैं। ट्रॉपिकल का यहाँ पे ट्रॉपिकल, ये जो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसके बीच का जो इलाका है वो सारा है हमारा ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल। और इसके ऊपर अगर हम मार्क करें तो ये जो हमने डिस्कस किया था भाई ऑलमोस्ट 60 डिग्री वाला और ये वाला, तो ये जो इलाका है और ये इलाका है, ये है टेम्परेट का, टेम्परेट जोन। और उसके बाद था पोल, उसके बाद का जो 50 से 70 डिग्री तक का, हम एक बार मार्क कर लेते हैं इसको अलग कलर से। करीबन इधर वाला ये जो हिस्सा था ये आया था हमारा शंकुधारी वन के लिए, मतलब जो कोनिफेरस ट्रीज थे जिसे हम टोरिड जोन भी कहते हैं। तो ये था हमारा टोरिड जोन, जहाँ पे ये थे हमारे कोनिफेरस फॉरेस्ट्स। तो ये हमारे अलग अलग पार्ट्स थे हमारे जो अर्थ के अकॉर्डिंग टू, अगर हम बात करें वेजिटेशंस के बारे में। तो अब हम बात करेंगे ग्रास लैंड्स, जो घास के स्थल हैं उसके बारे में। These occur on either side of the equator and extend till the tropics. अब ये कहाँ है भाई? These occur on either side of equator. ये जो हमारा भूमध्य रेखा है, जो हमारी धरती को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, उसके दोनों तरफ। और कहाँ तक? एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स, और उन कटिबंधों तक जाते हैं भाई। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, वहाँ तक फैले हुए हैं ये हिस्से। दिस वेजिटेशन ग्रोज इन द एरियाज ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल।
अब ये कहाँ कहाँ मिलते हैं भाई? जहाँ पर हल्की मध्यम से लेके हल्की तक बारिश होती है। तो जहाँ पे बारिश मध्यम से लेके और कम होती है, अल्प बारिश जिसे हम कहते हैं, मतलब हम मान सकते हैं 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच में जो बारिश होती है, उन इलाकों में ये घास होते हैं, घास के मैदान होते हैं भाई। द ग्रास कैन ग्रो वेरी टाल अबाउट 3 to 4 मीटर्स इन हाइट। और ये जो घास है इसकी लंबाई बढ़ सकती है भाई 3 से लेके 4 मीटर तक। सवाना ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका आर ऑफ दिस टाइप। जो अफ्रीका में सवाना घास के मैदान हैं वो इसी तरह के हैं, जिसमें पाए जाते हैं एलिफेंट्स, जेब्रास, जिराफ्स, डियर, लिपर्ड्स एंड आर कॉमन इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। और इस तरह के जो ग्रासलैंड है, घास की ज़मीन है, मैदान है, उसमें ये जानवर आमतौर पर पाए जाते हैं। और इसके बाद है, अच्छा भी, तो इसको चलिए हम देख लेते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। अच्छा, इसको देखेंगे हम। फिर उसके बाद है टेम्परेट ग्रासलैंड्स, जो शीतोष्ण घास के मैदान है, वो कहाँ पाए जाते हैं और क्या क्या होता है उसमें। These are found in the mid latitudinal zones। ये भी उन्हीं मध्य जो ट्रॉपिकल जोन होते हैं उसमें पाए जाते हैं, जो कि हमारे शंकुधारी जो कि हमारे थे हाँ भाई। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये हमारे मिड लैटिट्यूडनल जोन्स में पाए जाते हैं, जहाँ पर पाए जाते थे हमारे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ये वहीं पे पाए जाते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है? दीज आर एंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। और जो महाद्वीप हैं उसके आंतरिक हिस्सों में, उसके भीतर के हिस्सों में पाए जाते हैं, क्योंकि उसके जो किनारे थे वहाँ तो जंगल थे, तो अब ये पाए जाते हैं उसके अंदर, क्योंकि वहाँ पे बारिश कम होती है भाई। यूजुअली ग्रास हेयर इज शॉर्ट एंड न्यूट्रिशियस। वहाँ पर आमतौर पर जो घास उगती है वो छोटी होती है और न्यूट्रिशियस, बहुत सेहतमंद होती है, मतलब पौष्टिकता भरी हुई होती है। और अभी हमने जो पीछे किए थे ये जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड थे, इसमें इतने न्यूट्रिशंस नहीं होते। इसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे बारिश कुछ ज़्यादा होती है और यहाँ पर बारिश कम होती है। और दूसरी बात, यहाँ पे गर्मी भी इतनी नहीं पड़ती, जिसके कारण जो उसमें पोषक तत्व हैं वो सूखते नहीं हैं। और अगर हम देखें इसमें तो ये जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड थे, इसमें गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है और इस कारण ये सूख जाते हैं, जो इसके न्यूट्रिशंस होते हैं। वाइल्ड बफेलोज, बाइसन्स, एंटीलोप्स आर कॉमन इन द टेम्परेट रीजन। और इस तरह के जो टेम्परेट रीजन है, इस तरह के जो शीतोष्ण कटिबंध के जो ग्रास लैंड है, इसमें बफेलोज जो जंगली भैंसे हैं, बाइसन्स और एंटीलोप मतलब हिरन हैं, वो आमतौर पर पाए जाते हैं, क्योंकि घास बहुत अच्छी होती है और सेहतमंद होती है, मतलब न्यूट्रिशंस होती है। तो इसमें अधिकतर जो है घास खाने वाले जानवर पाए जाते हैं। उसके बाद है थोर्नी बुशेस। अच्छा भाई, उसके साथ हम देख लेते हैं एक बार। ग्रासलैंड्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन्स। भाई जो घास के मैदान हैं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से पुकारे जाते हैं, नाम रखा गया है इनका। जैसे कि जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स थे वो ईस्ट अफ्रीका में स्वाना, ब्राज़ील में कंपोस, वेनेजुएला में लियानोस थे भाई। और जो टेम्परेट ग्रासलैंड है वो अर्जेंटीना में पंपास, नॉर्थ अमेरिका में प्रेयरी, साउथ अफ्रीका में वेल्ड, सेंट्रल एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में डाउन के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं मैप में, इसमें ये इनकी जो लोकेशन वगैरह है उसको। कहाँ है? ये रहे भाई। तो अभी यहाँ देखें तो जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ है डाउन, इनको डाउनलैंड्स कहा जाता है। और एशिया है, इसमें सेंट्रल एशिया में जो घास के मैदान है उन्हें स्टेपीज कहा जाता है।
अफ्रीका में वेल्ड कहा जाता है इनको, और जो अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, उसमें पंपास कहा जाता है, और प्रेरी कहा जाता है नॉर्थ अमेरिका में। तो ये हमारे घास के मैदान थे मेन। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब है भाई थोर्नी बुशीज, कांटेदार झाड़ियाँ। अब है कांटेदार झाड़ियाँ। अभी हमने देखा घास के मैदान, अब देखते हैं कांटेदार झाड़ियाँ, जो हमारी वेजिटेशन का थर्ड कैटेगरी है। These are found in the dry desert like regions। अब ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं सूखे इलाकों में, ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन, सूखे रेगिस्तान जैसे इलाकों में। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द इन द कॉन्टिनेंट्स। और ये जो ट्रॉपिकल डेजर्ट हैं, जो कटिबंधीय जो है भाई शुष्क जो रेगिस्तान है, ये कहाँ पाए जाते हैं? ऑन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप के पश्चिमी इलाकों में। द वेजिटेशन कवर इज स्कार्स हेयर बिकॉज ऑफ सेंटी रेन एंड स्क्रोचिंग हीट। और यहाँ पर जो बहुत ही कम वेजिटेशन है, वनस्पति है, उसका कारण है सेंटी रेन, बारिश की कमी बहुत ही कम होती है, ना के बराबर, एंड स्कॉर्चिंग हीट, और झुलसा देने वाली गर्मी। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है कि भाई हम वहाँ रुक ही नहीं सकते, भाई जलने लगते हैं भाई, मतलब हमारे शरीर ऐसा लगता है कि भाई हम जल रहे हैं। आइडेंटिफाई द डेजर्ट रीजन इन द वर्ल्ड मैप, और जो हमारे वर्ल्ड मैप है उसमें विभिन्न डेजर्ट हैं, वो देखेंगे हम। कैन यू नेम द ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया? भारत का जो महान मरुस्थल है वो कौन सा है? आपको याद ही होगा, ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया, थार का मरुस्थल राजस्थान में। नेम सम ऑफ द कॉमन एनिमल्स ऑफ द डेजर्ट विच यू हैव लर्नड अर्लियर। पहले भी हमने देखे हैं भाई, सीखे हैं भाई, जो राजस्थान मतलब रेगिस्तान के जो जानवर हैं वो कौन से हैं, आपको नाम बताना है। इफ़ यू रीच द पोलर रीजन यू विल फाइंड द प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड। और अगर हम पोलर की तरफ चलेंगे, ध्रुवों की तरफ चलेंगे, जो धरती के जो दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो हम वहाँ देखेंगे बहुत ठंडी होती है वहाँ पे। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज़ वेरी लिमिटेड हेयर। और वहाँ पे जो प्राकृतिक वनस्पति जितनी भी है, तो उनका जो उपजाऊ ग्रोथ है, बढ़ना है, बहुत कम होता है। ओनली मोसेज, लीचेंस एंड वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंड हेयर। वहाँ पर सिर्फ मोसेज, लीचेंस मतलब जो काई और शैवाल होते हैं। काई तो तुम्हें पता ही होगी भाई, जब नल होता है, हैंडपंप होता है, या फिर नहर होती है, नालियाँ होती हैं, उनके किनारे किनारे जो चिकनी चिकनी ग्रीन कलर की लगी रहती है, उसे हम काई कहते हैं। लीचेंस और वेरी स्मॉल श्रब, और बहुत ही छोटी छोटी श्रब्स होती हैं। और इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर। और ये कब पैदा होती हैं, कब उगती हैं? शॉर्ट समर, छोटे टाइम, थोड़े समय के लिए जो गर्मी आती है उस समय। दिस इज कॉल्ड टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। और इसको नाम दिया गया है टुंड्रा टाइप, टुंड्रा, इसका नाम क्या दिया गया है? टुंड्रा। दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द पोलर एरियाज ऑफ यूरोप। और ये कहाँ पाई जाती है? यूरोप के पोलर एरिया में, यूरोप के ध्रुवीय इलाकों में, एशिया में, एंड नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के भी ध्रुवीय इलाकों में। द एनिमल्स हैव थिक फर एंड थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस। और वहाँ जो भी जानवर पाए जाते हैं, उनकी स्किन मतलब उनकी जो स्किन होती है, चमड़ी होती है, मोटी होती है। और दूसरा थिक फर, उनके जो बाल होते हैं उनके शरीर पर, वो बहुत ही गहरे होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये किस लिए होते हैं? टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस, ताकि वो इतनी ठंडी से उन्हें बचा सकें। सील, walruses, musk oxen, Arctic owl, polar bear and snow foxes are some of the animals found here।
ये कुछ जानवर हैं जो इन पोलर एरिया में पाए जाते हैं, जैसे कि भी हम देख रहे हैं भी पोलर बियर है, वालरस है, सील है। तो ये कुछ जानवर हैं जो वहाँ इतने ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं। सलीमा's father showed her some photographs of thick forest। अब सलीमा के पापा जो थे उन्होंने उन गहरे जंगल थे उनकी फ़ोटो दिखाई। इन सम ऑफ द फोटोग्राफ्स सलीमा ऑब्जर्व दैट पीपल वर कटिंग ट्रीज एंड क्लियरिंग द फॉरेस्ट्स। कुछ पिक्चर जो उन्होंने देखी तो उसमें दिखाई दे रहा था भाई जो लोग थे वो ट्रीज को काट रहे थे, मतलब पेड़ों को काट रहे थे, और क्लियरिंग द फॉरेस्ट जंगलों को साफ कर रहे थे। हर फादर एक्सप्लेन्ड देम दैट द लोकल पीपल वांटेड देयर लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट्स। उसके पापा ने उन्हें बताया, सलीमा के पापा ने सलीमा को बताया कि भी ये जो पेड़ पौधे काट रहे हैं, जंगलों को साफ कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? एग्रीकल्चर, ताकि वो खेती कर सकें, एंड सेटलमेंट्स, रिहाइश कर सकें, घर बना सकें। सो दे क्लियर्ड अप द फॉरेस्ट, इसलिए उन्होंने जंगल साफ कर दिए। सलीमा स्टार्टेड वंडरिंग इफ ऑल द फॉरेस्ट आर क्लियर्ड देन वेयर विल द वाइल्ड लाइफ गो। अब जो सलीमा है वो जो थोड़ा हैरान होती है भाई, थोड़ा परेशान होती है कि अगर इन जंगलों को साफ कर देंगे, काट देंगे, तो ये जो वाइल्ड लाइफ है, जंगली जानवर है, जीव जंतु हैं, वो कहाँ जाएंगे? विल द फॉरेस्ट टेक इट्स ओरिजिनल शेप अगेन, क्या ये जंगल हैं अपने जो शुरुआत का जो इनका जो शेप है वो फिर से ले लेंगे अपने आप? इफ़ पीपल गो ऑन कटिंग द ट्रीज लाइक दिस विल देयर बी इनफ ऑक्सीजन, वाटर वेपर, टिम्बर, फ्रूट्स, नट्स अवेलेबल इन फ्यूचर। और अगर लोग इनको काट लेंगे इन पेड़ों को, तो ये जो ऑक्सीजन है, मतलब साफ़ हवा है जो हम सांस लेते हैं, वाटर वेपर मतलब हम ले सकते हैं भाई बारिश से, टिम्बर जो लकड़ी है जिससे हम फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, घर बनाते हैं, फ्रूट्स जो हमें फल मिलते हैं तरह तरह के, नट्स जो सूखे मेवे हमें मिलते हैं जैसे बादाम, अखरोट, इस तरह के, अवेलेबल इन फ्यूचर, क्या हमें फ्यूचर में मिलेंगे? बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे भाई, अगर पेड़ों को हम काट लेंगे तो। डू यू एग्री विद सलीमा, क्या आप सहमत हैं सलीमा से? भाई मैं तो हूँ। देखो अगर पेड़ काट लेंगे तो ये चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो हम बच भी नहीं सकेंगे, हम मारे जाएंगे और दुनिया में जीवों का सर्वनाश हो जाएगा। होल्ड डिस्कशन विद योर फ्रेंड्स अबाउट द डिप्लीशन ऑफ योर डाइवर्सिफाइड फ्लोरा एंड फोना, सजेस्ट सम मेजर्स टू कंजर्व देम। और अब ये कह रहा है भाई अपने दोस्तों के साथ इन वनस्पति और प्राणियों की विविधता में जो कमी हो रही है, जो कम हो रहे हैं भाई, शिकार से कम होते जा रहे हैं जानवर, और जो पेड़ पौधे हैं वो कम होते जा रहे हैं, तो उसके बारे में चर्चा करनी है, और इसके बारे में जो संरक्षण, मतलब इनको किस तरह से बचाया जा सकता है उसके बारे में। तो ये था हमारा चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन का। तो इसके बाद है एक्सरसाइज इसकी, एक्सरसाइज हम देख लेंगे थोड़ी देर के बाद। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा चैप्टर। अगर कोई दिक्कत हो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे एंड फिट, स्टे एट होम एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।